सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर मैं आप नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके समस्त प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। यह हमारे लिए अत्यंत दुखद की है कि विधानसभा के माननीय सदस्य और मंत्री श्री चेतन चौहान, श्रीमती कमल रानी बरोड़ तथा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं इन दिवंगत सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप सब अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के संपूर्ण विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हमारा देश व प्रदेश की इस महामारी की चपेट में आया, किंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को अत्यंत प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। मेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्ण लॉकडाउन के दौरान समस्त आवश्यक कार्यों की निरंतरता को प्रभावित करते हुए मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मी को केवल वेतन का भुगतान अबाधित रूप से किया गया। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील है। कोविड जांच की क्षमता को 0 से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने, कोविड रोगियों के हेतु 1,50,000 से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में आईसीयू की स्थापना कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबंधन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है उसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए बृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण प्रगति पर है। हमारे देश ने 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किए, जिन्हें देश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण में उपयोग के साथ साथ अन्य मित्र देशों को भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों ने अपने गृह जनपद हेतु प्रस्थान किया। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया। उपरांत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के उपयोग हेतु राशन किट वितरण के साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में प्रति श्रमिक 1,000 रुपये की धनराशि भी ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं एवं जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 14,000 छात्र छात्राओं सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया है। कोरोना संकट के दौरान कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं के अप्रतिम योगदान को मैं नमन करती हूँ। उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों व कोरोना योद्धाओं जिन्होंने इस अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरी सरकार ने कोरोना काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूज्य संतों तथा अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ कुशलतापूर्वक संपन्न किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व देश की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे हर्ष हो रहा है
कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नामक प्रदेश की भव्य झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या में 3 दिवसीय तथा वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियां भविष्य उन्मुखी हो तथा सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए समावेशी सतत संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे पर आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंकेज एक्सप्रेसवे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी प्रारंभ होने की स्थिति में तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश नगर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 प्रस्तापित की गई। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है, जिसकी भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक निवेश हेतु महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में निवेश व रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में रुपया 20,000 करोड़ के निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 3 वर्षों में ही अर्जित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अधिकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में रुपया 40,000 करोड़ के निवेश तथा 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 प्रस्तापित किया गया है, जिसके अंतर्गत उद्यम स्थापना, विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की अनेक प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है। अब उद्यमी को 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। बैंकों से समन्वय कर प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगभग रुपया 3,000 करोड़ के ऋण अतिरिक्त कराकर लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ओडीओपी योजना के अंतर्गत लाखों कारीगरों को ई मार्केट से जोड़ा गया है तथा 16 जनपदों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित हो रही है। योजना के अंतर्गत आयोजित 4 ऑनलाइन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को रुपया 30,000 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित उत्पादों में प्रदेश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र गति से अग्रसर है। सरकार की नीतियों के सुगम, त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन व देश की औद्योगिक इकाइयों से प्रयासों से प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-18 में रुपया 28,966 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रुपया 1,20,356 करोड़ रुपया पहुंच गया है तथा प्रदेश निर्यात के एक हब के रूप में विकसित हुआ है।
प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रही है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गाँव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गई, जिसके अंतर्गत 1272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है तथा लगभग 1019 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गई है। अब तक विभिन्न प्रकार के माफियाओं में से 1019 को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस के भारी दबाव के कारण कई माफियाओं ने माननीय न्यायालयों में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में रेंज स्तर पर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कुल 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों की स्थापना की गई है तथा पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस बल में लगातार भर्ती की कार्यवाही जारी है, जिसके अंतर्गत 20% महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अब तक लगभग 1,33,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई है। पुलिस अग्निशमन कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास निर्मित कर आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला न्यायाधीश स्तर के 74 परिवार न्यायालयों का गठन करते हुए प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में इन न्यायालयों का गठन किया जा चुका है। कृषि प्रदेश के अधिकांश लोगों की जीविका का साधन है। खाद्यान्न के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्ष 2019-20 में 599.81 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 601.84 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 240 लाख किसानों को 27,124 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की चुकी है। प्रदेश में मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। कोरोना काल में दौरान फल एवं सब्जी किसानों के हित में 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को भारी राहत पहुंचाई गई। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केंद्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष 6,885 करोड़ का भुगतान किया गया। अंत्योदय योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना से अब तक लगभग 4 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। भारत सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत
प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई 2020 से लागू कर दी गई है। चीनी उद्योग प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। कोविड काल के दौरान कोई भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। किसानों के सहयोग से सफलतापूर्वक गन्ने की पेराई की गई तथा गन्ना उपज की कोई हानि नहीं हुई। किसी चीनी मिल परिसर में कोई भी किसान कोरोना से पीड़ित भी नहीं हुआ। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं के रख रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से गोकुल पुरस्कार एवं भारतीय गौवंश की गाय से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गौवंश इच्छुक गोपालकों सुपुर्दी की गई है। प्रदेश में अद्यतन कुल 5,206 आश्रय स्थलों में लगभग 5 लाख से भी अधिक गौवंशीय पशु संरक्षित किए गए। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 लागू की गई है। रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सुलभ कराए जाने हेतु विभिन्न योजनाएं तथा मॉडल चाकी कीट पालन शहतूत उद्यानों की स्थापना, रेशम विकास, जागरूकता एवं प्रशिक्षण तथा सिल्क समग्र योजना इत्यादि संचालित की जा रही है। मेरी सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। विगत 3 वर्षों में कुल 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है, जिनसे 2.21 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 900 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिनसे 16.41 लाख हेक्टर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40.48 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। किसानों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। प्रदेश के लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य श्रेणी के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल, वर्षा जल संचयन हेतु तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार इत्यादि योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकतम रुपया 5 लाख दिए जाने का प्रावधान है, जिससे बटाईदार की आच्छादित होंगे। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3.48 लाख कृषकों को 113.20 करोड़ रुपए की कृषि निवेश अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 30,000 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक इन योजनाओं का रख रखाव भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मंडल जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 7 जनपदों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र के 7 जनपदों अर्थात कुल 14 जनपदों के 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
25-25 लीटर क्षमता के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र का अधिष्ठापन किया जा रहा है। गंगा की निर्मलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प को साकार करने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पावन गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी 44 परियोजनाएं संचालित है, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। भूगर्भ जल संसाधनों में संबंधित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन 2019 लागू किया गया है। कानपुर व आगरा मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है, जिनके प्राथमिक सेक्शन का ट्रायल रन दिनांक 30 नवंबर 2021 तक लक्षित है। गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है तथा प्रयागराज एवं वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के डीपीआर की कार्यवाही प्रगति पर है। मेरी सरकार प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास तथा कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। अमृत गंगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 60 नगरों एवं जीआईएस आधारित महायोजनाएं तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 चयनित शहरों में लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 7 शहरों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद एवं गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रशस्त है। माननीय प्रधानमंत्री के हर आवासहीन व्यक्ति को अपनी छत प्रदान करने के स्वप्नों को साकार करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तिगत एवं 45,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत प्रदेश के 651 नगरीय निकाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रमाणित ओडी ऑफ है। यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 16,000 पंचायत भवनों की मरम्मत कर पुस्तकालय सेवा केंद्र के रूप में विकास कराया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 83,000 से अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत कराई गई। प्रदेश में यातायात को सुगमता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 5,400 किलोमीटर के 67 नए राज्य मार्ग घोषित किए गए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन चौड़े मार्ग से व समस्त तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है। सफल वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण हेतु मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश के वनावरण तथा वृक्षावरण में 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन समय में भी 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में सभी विभागों व जन सहयोग से एक ही दिन में 25 लाख से ज़्यादा पौधारोपण किया गया तथा वर्तमान वर्ष में 30 करोड़ पौधारोपण किया गया। प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 2 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर पठन पाठन तथा आउटडोर सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। जनपद वाराणसी में भी एम्स की तर्ज पर चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है। इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के राजकीय व निजी क्षेत्र के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों को तथा निजी क्षेत्र के नर्सिंग व पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज को संबद्धता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे, जबकि वर्तमान में 30 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की प्रथम रोबोटिक सर्जरी प्रारंभ की जा रही है। ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में 174 जिला स्तरीय चिकित्सालय, 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4213 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित एवं क्रियाशील है। मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के प्रभावी उपचार हेतु 16 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, 15 मिनी पीकू तथा 170 इंसेफेलाइटिस उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 26 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं तथा 66,000 से अधिक गंभीर रोगियों को उच्च केंद्रों पर संदर्भित किया गया है। मेरी सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के असहाय, सुविधा विहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को ₹500 प्रति लाभार्थी प्रति माह की धनराशि सीधे 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित हो चुकी है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 27.46 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान के रूप में ₹500 प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को ₹2500 प्रति माह की दर से अनुदान किया जा रहा है तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण क्रय हेतु ₹10,000 का अनुदान किया जा रहा है। प्रदेश में 3.80 लाख भूतपूर्व सैनिक एवं 64,000 दिव्यांग सैनिकों की पत्नियों हैं, जिनकी देखरेख एवं समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार कृत संकल्प है। दिनांक 1 अप्रैल 2017 से उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तथा शहीद सैनिकों के नाम से सड़कों के नामकरण एवं स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 5% आरक्षण अनुमन्य किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों के विवाह पर अनुमनी धनराशि ₹35,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दी गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए हैं। महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा मिशन शक्ति संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1535 स्थानों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। बालिकाओं के प्रति जनमानस में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 श्रेणियों में ₹15,000 की सहायता प्रदान की जा रही है।
ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु महिला शक्ति केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहयोग एवं पुनर्वासन हेतु स्वाधार आश्रय गृह योजनाएं संचालित की जा रही है। निराश्रित महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य तथा विधिक एवं परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वृंदावन मथुरा में 1000 बेड्स क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के चतुर्मुखी विकास एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास सम्मिलित है। मेरी सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बच्चों को बेसिक शिक्षा की सुविधा हेतु लगभग 2.65 लाख विद्यालय संचालित है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय व सहायतित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत लगभग 1.85 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के बृहद कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण, व्हाट्सएप क्लासेस व मिशन प्रेरणा यूट्यूब चैनल सम्मिलित हैं। गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित हेतु कुल 1151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से 88,39,000 छात्र छात्राओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूल बंदी की अवधि में विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक सत्र 2020-21 में व्हाट्सएप वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के 29.6 लाख ग्रुप बनाए गए तथा 67.73 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्य योजना भाग 1 ऑनलाइन शिक्षा नीति शिक्षा में तकनीक का प्रयोग में प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु प्रदेश में सहारनपुर, आजमगढ़ तथा अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के लोकोपयोगी वचनों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवन उपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिंतन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गई है। प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बेरोजगार को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार एवं परख एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021 से प्रदेश के डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE के माध्यम से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण के विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वन्य जीव इत्यादि के अनेकों स्थल विद्यमान हैं। प्रदेश के समग्र पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2018 में नई पर्यटन नीति लागू की गई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न परिपथों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें रामायण परिपथ, व्रज परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, जैन परिपथ, बुद्धिस्ट परिपथ आदि प्रमुख हैं। इन परिपथों में आने वाले सभी पर्यटक
स्थलों के उच्चीकरण कर विशेष बल दिया जा रहा है। रामायण परिपथ, चित्रकूट एवं श्रृंगेरपुर के पर्यटन विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वाराणसी प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित पावन पथ वेबसाइट का निर्माण किया गया है। मंडलीय कारागार गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक तथा चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक स्थल के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में मेरी सरकार द्वारा इस वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहर एवं परंपराओं तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के समुचित संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के जीविकोपार्जन में असमर्थ कलाकारों को आर्थिक सहायता के रूप में 2000 रुपये मासिक की पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु इमलिया कोडक जनपद बलरामपुर में एक संग्रहालय की स्थापना, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अभिलेखों की प्रदर्शनी की स्थापना के कार्य कराए जा रहे हैं। महाराजा सुहेल देव की कर्मभूमि चित्तौरा जनपद बहराइच में उनके स्मारक का निर्माण एवं भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आरंभ हो चुका है। सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने एवं अतिक्रमणकर्ताओं भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 67.79 हजार हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है तथा 2339 अतिक्रमणकर्ताओं को भूमाफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 182 भूमाफियाओं को जेल में निरुद्ध किया गया है।